हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर डीके जोशी एजुकेशन चैनल। तो आज हमारी इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 1.1 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में 1.1 के हम प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने अभाज्य गुणनखंड करना, एलसीएम और एचसीएफ निकालना, लैसे और मैसे निकालना, दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर होता है, तीन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था हमने। तो उससे आगे की जो सवाल है, उससे आगे का प्रश्न नंबर 4, 5, 6 और 7 इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और जैसे पिछली वीडियो है प्रश्न नंबर 1, 2, 3 आपको वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में अंदर वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अब देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। और हमारा जो चल रहा है, नई सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, पूरी प्रश्नावली चल रही है। पूरी जो हम बनाएंगे क्लास की, पूरी आपको सारी क्लासेज की वीडियो मिलेंगी। आपको 10th क्लास के अंदर जितनी भी एक्सरसाइज है आपकी सारी क्लासेज की आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक रूप से क्या मिलेंगी, आपको पूरी वीडियो मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है हमारा। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि HCF ऑफ ब्रैकेट का मतलब हो गया ऑफ 306,657 बराबर 9 है। तो ज्ञात कीजिए LCM ऑफ 306,657 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर ये सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इनका जो HCF है, में से है, वो कितना दे रखा है हमको 9। इनका हमसे ले से पूछा है, LCM पूछा है। तो सर इसमें क्या उनसे बड़ी बात है, 306 और 657 को ये जोड़े बनाइए और इसका LCM आ जाएगा। किस तरीके से, LCM ही तो निकालना है हमको। ये सर ये लो 306 और 657, इस तरीके से इनके जोड़े बना देंगे और यहाँ पे देकर सबको गुणा करके LCM आ जाएगा। इनका आ जाएगा कि नहीं LCM। और नहीं तो सर अलग अलग भी कर सकते हैं। हम इनके 306 लिखेंगे इधर, 657 लिखेंगे इधर, इधर जोड़ा, इसके गुणनखंड करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, दो जो गुणनखंड होंगे उनको गुणा करके आपस में क्या आ जाएगा, हमारा LCM आ जाएगा। लेकिन हमको इस तरीके से सवाल को नहीं करना है। कर तो सकते हैं अगर आप, लेकिन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसने प्रश्न जो दिया है उस रूप में हमको करना है। प्रश्न हमको उसने किस रूप में दिया है। अगर हमको ऐसे क्वेश्चन करवाता वो, तो पिछले क्वेश्चनों की तरह दे देता, प्रश्न नंबर 1, 2, 3 की तरह दे देता। लेकिन उसने यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है। तो देखिए उसने बोला है HCF बराबर, HCF है दो संख्याओं। तो मैं लिखता हूँ, मान लो कि पहली जो संख्या है, जिसको मान लो मैंने A मान लिया, वो कितनी है, 306 है। और दूसरी संख्या जिसको मैंने मान लो B मान लिया, वो कितनी है, 657 है। और हमको इनका HCF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमको, HCF दिया हुआ है 306 और 657 का कितना, 9। और पूछा क्या है हमसे, इन दोनों का LCM पूछा है। क्या पूछा है उसने हमसे, LCM पूछा है। तो अब एक फॉर्मूला होता है जो हम प्रश्न नंबर 2 में पढ़ रहे थे। क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। ये होता है सूत्र के अकॉर्डिंग। अब दोनों संख्या कौन कौन सी, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमने क्या मानी, A गुणा B बराबर HCF गुणा LCM। तो सूत्र क्या बन गया हमारा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो A गुणा B। पहली संख्या क्या थी हमारे पास, 306। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 657। और HCF कितना है हमारे पास, 9। और हमको ज्ञात क्या करना है, फाइंड क्या करना है हमको, LCM। अब देखिए हमको LCM निकालना है। तो 9 इसके साथ गुणा में है, तो उधर जाएगा किसका हो जाएगा, भाग का। या फिर सर 306 और 657 को पहले मैं तो गुणा करूँगा, उसके बाद में 9 का भाग दूंगा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और टिफिकल हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो 9 है वो गुणा में है और पक्षांतरण करने पर किसका हो जाएगा, वो भाग का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, LCM। तो अब हमको इसको सिर्फ भाग देना है। अब देखिए हम यहाँ भाग दें, 9 3 27, 306 में भाग दें, या फिर इसमें भी भाग दे के देखें। तो देखिए 9 पंजे 45, 9 छिक्की 54, 9 7 63, इधर भी चला जाएगा। चलो हम इसको काट देते हैं। देखिए 9 7 63, 657 में 9 का भाग दे तो 9 7 63, कितने बच गए, 2। और 2 के बाद में कौन आ गया, 7, तो 27 हो गया। तो 9 3 27, कितना आ गया, 73 आ गया। तो LCM जो है वो कितना आएगा हमारा, 306 गुणा 73 बराबर LCM। कितना आएगा, 306 गुणा 73 बराबर LCM। और कोई ऐसा करना चाहेगा तो 306 को पहले तो 657 से गुणा करे, फिर उसके बाद में जो उत्तर आए उसमें 9 का भाग दे, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है आपके ऊपर। अब हमको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। हमको क्या करना है, इन दो संख्याओं को गुणा करना है। 306 को गुणा करना है किससे,
73 से। तो देखिए 3 6 18 की 8 का आंसर लग गया। 1 0 को गुणा करेंगे 0 से तो 1 हो गया। 3 3 9, 7 6 42 की 2 का आंसर लग गई 4। 7 को गुणा करेंगे 0 से 0 हो गया और आंसर आ गई 4। 7 3 21। देखिए 8 की 8, 2 और 1 3, 9 और 4 13 की 3 का आंसर लग गई 1 और 1 2। कितना आ गया 22,338। 22,338 बराबर क्या आ गया LCM। तो उसने हमसे पूछा था कि LCM किसका बेटा 306 का और 657 का कितना आया है हमारे पास 22,338 होगा। कितना होगा 22,338 होगा। इस तरीके से हमारा जो प्रश्न है 4 हल हो जाता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। 1 या 2 नंबर के लिए आपके लिए अच्छा प्रश्न बन सकता है। अब देखिए ये प्रश्न है, ये जो है अच्छा प्रश्न मानोगे आप इसको, क्या मानोगे, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन है। ये क्या है टेक्निकल क्वेश्चन है, कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं है ऐसी, बस हमारे सोच पर और थोड़ी सी हमारे कॉन्सेप्ट पर क्लियर प्रश्न है। तो देखिए कैसे है, तो पूछा गया है जांच कीजिए कि क्या किसी संख्या, ये कोई संख्या है मान लो वो प्राकृत संख्या है, उसके n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n किस पर समाप्त होती है 0 पर होती है। अब समझना सबसे पहले तो प्राकृत संख्या शब्द आया है यहाँ पर, तो हमको ये पता होना चाहिए कि सर प्राकृत संख्या होती कौन कौन सी है। तो हम बात करें प्राकृत संख्या, किसकी बात करें हम प्राकृत संख्या n। तो प्राकृत संख्या होती है 1 से लेकर अनंत को जाने वाली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अनंत तक। तो प्राकृत संख्या क्यों क्या नाम दिया उसने n। तो प्राकृत संख्या होती है हमारे पास 1 2 3 4 5 और कहाँ तक इस तरीके से अनंत तक। कौन सी संख्या हो गई, ये प्राकृत संख्या हो गई, इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। उसके n के लिए संख्या है कोई हमारे पास 6 की पावर n, क्या है कोई है 6 की पावर n। अब 6 की पावर n का मतलब समझना आप, 6 की घात कितनी लगेगी है n। तो 6 की घात n का मतलब n का मान सबसे पहले मान लो हमने 1 ले लिया, तो 6 की घात कितनी हो जाएगी 1 बराबर 6। 6 की घात हमने कितना ले लिया 2, तो 6 की घात 2 बराबर कितना हो गया भाई 36। हमने मान लो 6 की घात कितनी ले ली अब 3, तो 6 की घात 3 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो गया भाई 316। कितना हो गया सॉरी 216। 6 गुना को 36 और गुणा करेंगे, तो इस तरीके से हम करेंगे 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर 6 और कहाँ तक अनंत तक। कहाँ तक अनंत तक। तो ये भी उत्तर कहाँ तक जाएंगे इस तरीके से अनंत तक जाएंगे कि नहीं। तो वो ये कह रहा है कि 6 की पावर जो n है उसके लिए आपने n के अलग अलग मान हैं, n के क्या है अलग अलग मान हैं। तो इनमें से 6 की घात n पर कोई मान है वो जैसे 6 आया 36 आया 216 आया, इससे आगे और आएगा कुछ आएगा कुछ आएगा, तो उसमें कोई ऐसी संख्या आने वाली है कि जिसका अंतिम अंक कितना हो जाए, इकाई अंक 0 हो जाए, इकाई अंक कितना हो जाए उसका 0 हो जाए। ऐसे आप कितने संख्या करोगे, अब मैं यहाँ पे 6 की घात 4 लिख देता हूँ, फिर 6 की घात कितनी हो जाएगी यहाँ पे 5 हो गई, कितनी हो गई 5 हो गई। तो 6 की घात 4 और 5 को गुणा करना ही हमको भारी पड़ेगा कि नहीं, कठिन पड़ेगा कि नहीं। तो सर ऐसे कहाँ पता चलने वाला है कि कौन सी अंक 0 पर समाप्त हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आप एक चीज़ देखिए, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने कोई संख्या ली तो किसी भी संख्या को हमको अंतिम अंक 10 बनाना है, क्या बनाना है 10 बनाना है। तो अंतिम अंक 10 बनाने के लिए क्या होता है 2 और 5 की आवश्यकता हमको ज़्यादातर पड़ती है। क्या पड़ती है हमको 2 और 5 की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि 2 पंजे 10। जैसे मान लो मुझे 30 संख्या आई, मेरे पास क्या आई 30 आया, कितना आया 30। तो 30 के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो देखिए आप 2 का भाग दिया मैंने कितनी बार गया 15 बार, 3 का भाग दिया मैंने कितनी बार गया 5 बार, और 5 का भाग दिया मैंने कितनी बार गया 1 बार। हुआ कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसमें 3 आया ठीक है, लेकिन 2 और 5 की आवश्यकता के बिना 2 और 5 के बिना ये 30 नहीं बन सकता। 30 2 और 5 की आवश्यकता के बिना इसका अंतिम अंक 0 नहीं हो सकता। तो किसी भी संख्या के अगर गुणनखंड करें, जैसे हम 6 के गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं हम 6 के गुणनखंड करते हैं, हम 6 के गुणनखंड करते कितना आता है 3 आ गया, फिर 3 का भाग 1 बार। तो 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो होते हैं हमारे पास 2 गुणा 3। कितने होते हैं 2 गुणा 3। 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं 2 गुणा 3। तो यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अंदर, यदि किसी अभाज्य कोई भी संख्या है, यदि किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों के अंदर 2 या 5 विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं, अगर आपको 2 और 5 दिख रहे हैं तो ही वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं होगी। कोई भी संख्या हो दुनिया की, अगर उसके गुणनखंडों में 2 और 5 है तो ही वह संख्या किस पर समाप्त होगी 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे देखिए अब हम भाषा बना के लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम लिखेंगे 6 की घात n के गुणनखंड
के गुणनखंड 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में उपस्थित नहीं है, में उपस्थित नहीं है। किसके रूप में नहीं है? 2 की घात n और 5 की घात n के रूप में उपस्थित नहीं है। अतः 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। दो और 5 होना चाहिए, उसके अलावा 3 हो, 4 हो, 8 हो, 3 हो, 7 हो, 11 हो, उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन 2 और 5 होना चाहिए। यहाँ पे 3 तो था सर, ये भी नहीं है इस 2 और 5 के में, 3 है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 7 है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 और 5 होने चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए। अब आपके जो एग्जाम्पल है उसमें एक सवाल है, एग्जाम्पल के अंदर एक सवाल है, सेम सवाल है, बस 6 की घात n की जगह क्या कर दिया गया है? 4 की घात n कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 4 की घात n। जब हम 4 के गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणा 2 आता है। क्या आता है? 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा 2 आया, तो 5 यहाँ पर भी नहीं आया, 5 यहाँ पर भी नहीं आया, तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, एक अकेले से काम नहीं चलेगा। इस अकेला 2 आ जाए या अकेला 5 लो, 2 और 5 दोनों होंगे तभी वह संख्या 0 पर पहुंचेगी, नहीं तो नहीं पहुंचेगी। अब इसकी घात क्या लगा लो? n लगा लो आप, या कितनी भी कर लो, यह जो संख्या है इसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो एक प्रश्न से आपके 2 प्रश्न हल हो गए, दोनों ही प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, छोटे प्रश्न हैं, बस कॉन्सेप्ट बेसिस प्रश्न है कि प्रश्न ही समझ में नहीं आता अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। अब जो प्रश्न 6 है उसको देखिए एक बार, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों? तो प्रश्न तो हल हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आया है भाज्य संख्याएं। तो हमको ये पता होना चाहिए जरा कि भाज्य संख्याएं होती क्या हैं। तो हम बात करें भाज्य संख्याएं, किसकी बात करें हम? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं की हम बात करें संख्याओं की, तो भाज्य संख्याओं को बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो देखिए हमारी एक वीडियो है संख्या पद्धति परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं की व्याख्या। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के अंदर मैंने भाज्य, अभाज्य, सम, विषम, परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, प्राकृत, ठीक है, वास्तविक, सभी संख्याओं के बारे में डिटेल से बताया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके समझ में सारी संख्या आसानी से आ जाएंगी। अब देखिए हम और समझ लेते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याओं की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। क्या? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, देखिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या लिखा मैंने? 8, 9 लिखा कि नहीं? जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए 2 है, अगर मैं 2 के गुणनखंड करूँ 1 और 2, 3 के गुणनखंड करूँ 1 और 3, 4 के अगर मैं गुणनखंड करूँ तो 1, 2 और 4, 5 के गुणनखंड करूँ मैं 1 और 5, 6 के गुणनखंड करूँ 1, 2, 3 और 6, ऐसे 7 के करूँ तो 1 और 7, और 8 में किस किस का भाग जाएगा? 1, 2, 4, 8 जाता है कि नहीं? गुणनखंड का मतलब किस किस का भाग जा रहा है? 9 की बात करूँ 1 का भाग गया, 3 का भाग गया, किसका भाग गया? 9 का भाग गया। तो मैंने अभी क्या बोला है कि वह संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, इसमें 2 गुणनखंड है, इसमें 2 गुणनखंड है, इसमें 2 से अधिक 3 गुणनखंड हैं, इसमें 2 से अधिक 4 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक 4 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक कितने गुणनखंड हैं? 3। तो ऐसी संख्याओं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक आ जाए वो कौन सी संख्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4। तो सर ये 2 गुणनखंड वाली कौन सी हैं? ये अभाज्य संख्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो भाज्य और अभाज्य में आप अंतर जान चुके हैं। तो भाज्य संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। तो हमको इन संख्याओं को, जो संख्याएं हमें दी हुई हैं, उनको हमको 2 से अधिक गुणनखंडों के रूप में अगर हम व्यक्त कर देते हैं तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी? भाज्य। अगर व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो भाज्य नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस संख्या को मान लेते हैं, माना x। पहली संख्या को हम क्या मान लेते हैं? x बराबर 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। क्या मान लेते हैं? 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब ज़रा देखिए x बराबर, ये तीनों संख्याएं तो आपस में गुणा हो रही हैं, 7 गुणा 11 गुणा 13। अगर हम इन तीनों को गुणा कर लें तो एक संख्या बन जाएगी, कोई ना कोई क्या बन जाएगी? कोई भी एक संख्या बन जाएगी। इसका मतलब तीनों संख्या एक ही रूप में है। तो एक ही रूप में है तो यहाँ से यहाँ तक देखिए
और यहाँ देखिए इसके बगल में मैं क्या लगा देता हूँ, गुणा 1। क्या लगा देता हूँ, गुणा 1, क्योंकि 13 एकम 13 ही हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब देखिए इनमें से हम कॉमन लेते हैं। कॉमन का मतलब ऐसी संख्या जिसका दोनों संख्याओं में भाग चला जाए। क्या चला जाए, भाग चला जाए। तो इस पूरी संख्या में 7 गुना 11 गुना 13 में किसका भाग जा सकता है, 13 का। और इस संख्या में भी किसका भाग जा सकता है, 13 का। सर एक में तो 13 का भाग जाएगा नहीं, मैं पूरी संख्या की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, पूरी संख्या की। तो अब देखिए इसमें से हमने क्या लिया, 13 कॉमन लिया। क्या लिया, 13 कॉमन लिया। क्या लिया, 13 कॉमन। इसका मतलब आप ऐसे कह सकते हो, सर एक जैसी शक्ल वाला कौन है, एक जैसी शक्ल वाला इधर 13 है और इधर भी एक जैसी शक्ल वाला कौन है, 13। तो 13 को उठा लिया। तो 13 सर इधर से गायब हो गया। क्या बचा इधर, 7 और 11 गायब हो गया, 13 तो बाहर आ गया। इधर किसका चिन्ह, प्लस का। इधर 13 गायब हो चुका है, कौन बचा है, 1। अब ये गायब ऐसे नहीं होते, गायब होने का तरीका क्या है इनका, देखिए संख्या थी 7 गुना 11 गुना 13 और इसमें से हमने कॉमन कौन निकाला बाहर, 13। तो 13 बाहर निकाला तो 13 का भाग लगेगा, 13 से 13 कट जाएगा, क्या बचेगा, 7 गुना 11। अब इधर क्या थी संख्या सर, 13 गुना 1 बटे 13। 13 से 13 कट गया, क्या बचा, 1। अगर हम इस 1 को नहीं भी लगाएं, 1 को नहीं भी लगाएं तो 13 में 13 का भाग देंगे, जब भी क्या आएगा, 1 आएगा। अगली बात समझ में आपके। तो 13 को हम यहाँ 1 लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए x बराबर 13 का 13, इनको गुणा कीजिए, 11 7 77 प्लस 1। x बराबर 13 गुणा 78, 77 और 1 78। तो x बराबर कितना हो गया, 13 गुणा 78। इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको, क्या है, इनको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो संख्या हमको दी हुई थी x, उस x के गुणनखंड 2 से अधिक आ चुके हैं। सर 2 ही तो हैं, बट 2 से अधिक है इसलिए है बेटा, क्योंकि इन संख्याओं में देखिए आप, उन दो संख्याओं में एक तो खुद होता था, एक वह संख्या होती थी। उनके अलावा हैं 13 के भी और गुणनखंड हो सकते हैं, 13 के भी और गुणनखंड हो सकते हैं। तो क्या हो गया सर, ये संख्या कैसी संख्या हो जाएगी, पूरी जो दी हुई थी भाज्य संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः दी हुई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं। संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं। सर कहाँ है, इसको ऐसे कर लीजिए भैया, ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 78 में भाग दो, 2 का कितना हो गया, 39। 39 में भाग दो, 3 का कितना हो गया, 13। 13 में भाग दो, 13 का कितना हो गया, 1। तो देखिए 2 गुना 3 गुना 13। डरो मत, 2 से ज़्यादा नहीं दिख रहा। अब देख गए ना, 2 से ज़्यादा। दी हुई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। अतः यह कैसी संख्या है, जो x हमने मानी, अतः x एक भाज्य संख्या। क्या संख्या है, भाज्य संख्या है। x कैसी संख्या हो गई, भाज्य संख्या हो गई। अभी तो सर और इसको उतार लीजिए भाई, इसको मान लो माना y बराबर, क्या माना है, माना y बराबर 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। मान लिया 1 प्लस 5। वही देखिए इधर से यहाँ तक सारी संख्या गुणा हो रही है इन सब में से, और इनमें से कॉमन कौन है, सर 5 हमको इधर भी दिख रहा है और 5 हमको इधर भी दिख रहा है। तो क्या बाहर निकाल लेंगे हम, 5 बाहर निकाल लेंगे। और जब हम 5 बाहर निकालेंगे तो बताइए इधर क्या बचा, 7 गुना 6 गुना 5 तो जा चुका है, कौन बचा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस इधर भी 5 जा चुका है। तो इधर क्या बचेगा, 1। कैसे बचेगा, 5 में से 5 बाहर गया तो क्या बच गया सर, 1 बच गया। और इसको मैं 5 गुना 1 भी लिख सकता हूँ। अगली बात समझ में। और इस पूरी संख्याओं के अंदर मैं 5 नीचे लगाऊंगा बटे में। देखिए कैसे, कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बटे 5। 5 से 5 गया, क्या बचा देख लीजिए आप, 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। देखिए y बराबर 5। अब इनको गुणा करें, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 6 चौका 24। और इधर कितना बचेगा, 7 6 42। तो दोबारा गुणा करें इनको, 2 तिया 6 और 6 चौका 24। तो इधर कितना, 7 6 42 गुणा 24 प्लस 1। बता रहा है कि नहीं। अब हमको इनको आगे और हल करते हैं। तो देखिए 24 हो गया, 2 2 या 6, 6 चौका 24 और 7 6 42। अब 24 का पाड़ा बोले हम, 24 दूना 48, 24 दूना 48 की 8 का हासिल लग गई 4, 24 चौका 96, 24 चौका 96, 96 और 4 कितने हो गए, 100। कितने हो गए, 96 4 100 प्लस 1 कितना आ गया, y बराबर 5 और 1009। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 5 गुणा 1000
9। तो दी हुई संख्या जो थी उसके भी 2 से अधिक गुणनखंड। सर वही तो 2 हैं। अरे भाई 2 तो हैं, बट लेकिन इसमें एक भी होगा आगे और वो संख्या भी होगी, और उसके अलावा ये भी हैं, उसके अलावा ये भी हैं। अतः यह जो संख्या है वो भी क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। अतः दी गई संख्या बाई के दी गई संख्या के गुणनखंड, दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, 2 से अधिक हैं। अतः बाई भी एक भाज्य संख्या है, भाई भी एक भाज्य संख्या है। अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो अच्छा प्रश्न है, पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है। क्या बनता है, इम्पोर्टेंट प्रश्न भी बनता है। 2 या 3 नंबर का आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात थी, भाज्य संख्याओं का कॉन्सेप्ट लगा हमारा इसमें, तो भाज्य संख्याओं के कॉन्सेप्ट लगने के कारण यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट।